हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 ट्राइबल्स, थिक्कुस एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। इस चैप्टर को हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था और आज हम यहाँ से डिस्कस करेंगे मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्ट अगेंस्ट द कलोनियल फॉरेस्ट लॉज। जो कलोनियल फॉरेस्ट लॉज बनाए थे उनके अगेंस्ट रिएक्ट किया था ट्राइबल ग्रुप्स ने। दे डिसओबेड द न्यू रूल्स, कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस दैट वर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम रोज इन अ ओपन रिबेलियन। तो वो जो न्यू रूल बनाए थे उन्होंने उनको डिसओबे किया, यानी कि नहीं माना, और जो प्रैक्टिसेस उन्होंने इलीगल करार कर दी थी उनको ये प्रैक्टिस कर रहे थे। एंड एट टाइम द रोज अ ओपन रिबेलियन, यानी कि वो एक ओपनली रिबेलियन बन गए थे ट्राइबल्स ब्रिटिशर के अगेंस्ट। सच वाज द रिवोल्ट ऑफ अ संग्राम संगमा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संग्राम संगमा 1906 में असम में ये रिवोल्ट हुआ था। और द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930 इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। सेंट्रल प्रोविंसेस में 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था और 1906 में असम में सोनग्राम संगरमा ये हुआ था, रिवोल्ट हुआ था। द प्रॉब्लम विद द ट्रेड, तो इनको ट्रेड के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी? ड्यूरिंग द 19th century ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर देन वांटिंग टू बाय अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो ये 19th सेंचुरी में ये जो ट्राइबल ग्रुप वो देखते हैं, ये जो ट्राइडर्स हैं और ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी हैं और जो मनी लैंडर्स हैं, ये फॉरेस्ट में पहले से ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और वो जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता है उसको ख़रीदना चाहते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं, लोन ऑफ़र करते हैं और उनको काम के लिए वेजेस देने को भी तैयार हैं। इट टुक ट्राइबल ग्रुप्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। तो ये समय तो उनको लगा ये किसका नतीजा हुआ है, मगर ये उनको समझ में आ गया। लेट्स कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर। तो सिल्क ग्रोअर का अगर केस हम लेते हैं, इन द 18th century में इंडियन सिल्क वाज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट। यूरोपियन मार्केट में इंडियन सिल्क का बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा इसको मांग थी। द फाइन क्वालिटी ऑफ ए इंडियन सिल्क वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। जो अच्छी किस्म का इंडिया का सिल्क था वो बहुत मतलब वैल्यूएबल सिल्क था, वो भेजा जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा। एज द मार्केट एक्सपेंड, जैसे जैसे मार्केट बढ़ती गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो इसीलिए क्योंकि उसकी मांग बढ़ रही थी, प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा चाहिए, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो इनकरेज कर रहे थे सिल्क प्रोडक्शन को और ज़्यादा उगाने के लिए। Hazirabad in present day Jharkhand was an area where the Santhalas reared cocoons। तो क्या जी हजीराबाग जो आजकल उसमें है, झारखंड वाले एरिया में है, तो वहाँ पे जो संथाल्स थे, संथाल ट्राइब्स थी, उनको वो क्या करते थे, ककून्स को पालते थे। ठीक है, ककून के कीड़े से बनता है ना। द ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क, तो वो सिल्क से क्या करते थे, डील करते थे। सेंड इन देयर एजेंट, तो वो सिल्क डील करने के लिए वो जो ट्रेडर्स होते हैं वो एजेंट्स भेजते थे और वो उनको लोन देते थे और ट्राइबल पीपल से वो ककून ले जाते थे। अब जो ग्रोवर है, जिसने जो यानी कि पालते हैं उनको ककून्स को, उनको कितने रुपीज़ मिलते हैं? उनको 3 से 4 रुपीज़ मिलते थे, 1000 ककून के लिए। और ये वो जब इनको जब ये 3 और 4 ये रुपए में खरीद लेते थे तो फिर इनको एक्सपोर्ट किया जाता था बुर्दवान और गया में, जहाँ पे इसको बेचा जाता था 5 times एट द प्राइस, यानी कि 5 गुना, यानी कि 3 अगर 3 का खरीदा है तो 5 गुना, यानी कि 15 रुपए का इसको बेचा जाता था। The middleman, so called because they arranged a deal between explorer the silk grower made a huge profit। तो ये जो middleman का जो एजेंट का काम कर रहे थे, बिचौलिए का काम कर रहे थे, तो इसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। The silk grower earned very little, मगर जो सिल्क ग्रो कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा लिटल, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा कम फ़ायदा हो रहा है। Understandably many tribals group saw the market and the traders as their enemy। तो ये जब उनको समझ
समझ में आई तो वो जो ट्रेडर्स हैं और जो मार्केट हैं उनको ये ट्राइबल्स ने अपना एनिमी मानना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये गोडाराज वुमेन वीव कर रही हैं और यहाँ पे ये एक हाजंग वुमेन ये मैट वीविंग कर रही है। फॉर वुमेन डोमेस्टिक वर्क वाज नॉट अ कॉन्फाइंड टू द होम। तो ये जो वुमेन्स हैं ये ट्राइबल्स वुमेन है ये सिर्फ ऐसा नहीं है डोमेस्टिक वर्क ही करती हैं। दे कैरिड देयर बेबी विद देम इन टू द फील्ड एंड द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में अगर काम करती हैं फील्ड में काम करती हैं तो अपने बच्चे को साथ रखते हैं, जैसे कि ये आपको आपकी बुक में दिखाया गया है। तो ये देखो ये फिगर भी देख लेती हैं। कोल माइनर ऑफ बिहार, बिहार में कोल माइनर का 1948 की ये पिक्चर दिखाई गई है, इमेज है। इन द 1920 ऑल अबाउट 50% ऑफ द माइनर इन द झारिया एंड द रानीगंज कोल माइन ऑफ द बिहार वर ट्राइबल्स। तो 1950 से में 1920 में अगर देखा जाए तो 50% जो कोल माइन में काम कर रहे थे वो झारिया और रानीगंज कोल माइन में जो काम कर रहे थे वो बिहार में थी, जो वो ट्राइबल पीपल थे वो काम कर रहे थे। वर्क डीप डाउन इन द डार्क एंड सफोकेटिंग माइंस वर नॉट ओनली अ बैक ब्रेकिंग एंड डेंजरस, इट वॉज ऑफन लिटररी किलिंग। तो क्या जी ये मतलब आसान काम नहीं है ये जो माइनिंग का काम होता है। तो ये इतने अंधेरे में काम करना, दम घुटता है इसमें और ऊपर से कुछ गिर भी सकता है, तो यानी कि ये एक डेंजरस वर्क है और ये यानी कि मरने वाला काम है। ठीक है। 1920s ओवर 2000 वर्कर्स डाइज एवरी ईयर इन द कोल माइनर इन इंडिया। इंडिया में 1920s का अगर आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 2000 वर्कर इन माइंस में इंडिया के मारे जाते रहे हैं। आगे देखेंगे द सर्च फॉर वर्क, तो वर्क की खोज में। द प्लाइट ऑफ द ट्राइबल हु हैड टू गो फार अवे फ्रॉम देयर होम्स। तो ट्राइबल्स को अपने वर्क को ढूंढने के लिए, ठीक है क्या जी, उनको दूर तक जाना पड़ता था। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप। तो 19th सेंचुरी में ट्री प्लांटेशन आने शुरू हो गए थे और माइनिंग बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। तो ये माइनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गई थी। ट्राइबल वर रिक्रूटेड इन अ लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम। तो टी प्लांटेशन यानी कि चाय उगाने का काम असम में और द कोल माइनर झारखंड में, इसके लिए जो ट्राइबल पीपल थे उनको रिक्रूट किया, उनकी अपॉइंटमेंट की गई। दे वर रिक्रूटेड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये इनको कॉन्ट्रैक्ट्स के यानी कि एक ठेका लिया गया उनसे। हु पेड देम अ मिजरेबली लो वेजेस। तो उनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे इन काम करने के लिए। एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम अ रिटर्निंग होम, और उनको रोका जाता था कि वो वापिस घर नहीं जाएंगे। तो क्लोजर लुक देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Through the 19th and the 20th century, tribal groups in a different part of the country rebelled against the changes in the law. तो ये जो ब्रिटिशर्स ने लॉ में चेंजेस किए थे इसके अगेंस्ट 19th और 20th सेंचुरी में बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स ने क्या किया, अलग अलग पार्ट में इन्होंने रिबेलियन करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। द रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर प्रैक्टिस, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी उनकी प्रैक्टिस पे। द न्यू टैक्स लगाए जा रहे थे जो इनको पे करने पड़ रहे थे, और जो ट्रेडर्स है इनका शोषण कर रहे थे, मनी लैंडर्स इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। द कोल्स रिबेल्ड 1831-32 एंड संथाल्स रोज रिबेल्ड 1855। यानी कि ये आपने डिफरेंस देख सकते हो, अब हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग समय पे रिवोल्ट हुए हैं। जैसे कोल्स रिवोल्ट हुआ है 1831-32 में, संथाला ने रिवोल्ट किया था 1855 में। बस्तर रिबेलियन इन अ सेंट्रल एशिया ब्रोक इन 1910 में बस्तर ये सेंट्रल एशिया वाले पार्ट में हुआ था। एंड अ वरेली रिवोल्ट जो महाराष्ट्र में होता है वो 1940 में हुआ था। द मूवमेंट दैट बिरसा मुंडा लेड वाज वन सच अ मूवमेंट। तो यही इस तरह की एक मूवमेंट थी जो बिरसा मुंडा ने चलाई थी। तो बिरसा मुंडा के बारे में भी पढ़ेंगे हम। बिरसा वाज बॉर्न इन द मिड 1870। तो ये बिरसा मुंडा थे वो 1870
अराउंड 70s में उनका बर्थ हुआ। वो एक उनका फादर बहुत जान के गरीब थे। ही ग्रू अप अराउंड द फॉरेस्ट, तो वो ग्रू अप वहाँ कहाँ पे वो पले बढ़े थे, फॉरेस्ट और द फॉरेस्ट्स ऑफ द बोहोंडा, बोहोंडा के फॉरेस्ट में वो पले बढ़े थे। शीप्स को पालते ग्रेज कराते थे, यानी कि उनको चरवाते थे, फ्लूट प्ले करते थे, बांसुरी बजाते थे और डांस करते थे लोकल अखाड़ा, ठीक है जी, अखाड़ा डांस प्ले करते थे। फोर्स्ड बाय पॉवर्टी, भाई गरीबी क्या क्या करवा देती है उसको भी, गरीबी की वजह से हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क, तो उसके फादर गरीब थे तो लेबर काम की तलाश में उसको एक जगह पे दूसरी जगह पे जाना पड़ता था उसके फादर को। एज एन अभिजेंट एज एन अडोलसेंस बिरसा हियर टेल्स ऑफ द मुंडा, तो जब वो किशोरावस्था में थे तो मुंडा टेल सुनी थी उसने। ब्रिंगिंग द पास्ट एंड सा द सिरदार्स, तो लीडर्स उसने मुंडा के बारे में और ये उसके जो सिरदार्स के बारे में सुना था। ऑफ द कम्युनिटी अर्गिंग एंड द पीपल टू रिवोल्ट, तो क्या जी, तो ये जब सुना तो उन्होंने अपनी ही कम्युनिटी को उकसाया कि हम क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। दे टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज, तो वो किसके बारे में बात करें, वो सुनहरे युग के बारे में बात करते हैं। जब मुंडाज हैज बीन फ्री, जब ये मुंडाज हैं ये सभी फ्री हो जाएंगे और ये ऑपरेशन फ्री हो जाएंगे किनके ऑपरेशन से, धिक्कू किनको, धिक्कूस किसको बोला गया, धिक्कूस ये बोला है ब्रिटिशर्स को बोला गया है। एंड said there would be a time when the ancestral right of the community would be restored, तो ऐसा समय आएगा कि ये जो इनके राइट्स हैं वो दोबारा से इनको वापस आ जाएंगे और वो अपने आप को ऐसे देख रहे थे डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर ऑफ द रीजन, तो ये अपने इस इलाके को ये अपना डिसेंडेंट मानते थे। फाइटिंग फॉर देयर लैंड, वो अपने ही मुल्क के लिए लड़ाई कर रहे थे। एंड रिमाइंडिंग पीपल ऑफ द नीड टू विन अ बैक देयर किंगडम, तो क्या जी वो बोल रहे थे लोगों को कि हम लड़ाई करेंगे अपना किंगडम वापस लेने के लिए। Birsa went to a local missionary school and listened to the sermon of the missionary, तो वो मिशनरी स्कूल में जाते थे। मिशनरी स्कूल कौन से थे, मिशनरी स्कूल ये क्रिश्चियनिटी फैलाते थे, यानी कि ये अपना क्रिश्चियनिटी धर्म फैलाने के लिए खोले गए थे। इधर ये भी ब्रिटिशर से ही आए थे और ये उन मिशनरीज के इन्होंने बिरसा ने सरमन सुने, ठीक है, श्लोक वगैरह सुने, ओके, भजन सुने। देयर टू ही हियर्ड इट said that it was possible for the Mundas to attain the kingdom of the heaven and regain their lost rights, तो उस सरमन्स में भी वो ये देखते हैं सुनते हैं कि वो जो अपना किंगडम है, किंगडम ऑफ हेवन है, उसको दोबारा से पा सकते हैं, उनका ये राइट है जो लॉस्ट हो गया है। दिस वुड बी पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है इफ़ दे हैव बिकम अ गुड क्रिश्चियन, ये तभी पॉसिबल है अगर वो एक अच्छे ईसाई बन जाएं। गिव अप देयर बैड प्रैक्टिस, और जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको छोड़ दें। लेटर बिरसा ऑल्सो spent some time in the company of the prominent वैष्णव preacher, तो उसके बाद ये एक वैष्णव preacher कौन से थे, जो विष्णु की पूजा करते हैं, उसके संगत में भी उनकी कंपनी में भी इन्होंने थोड़ा समय बिताया। He wore the sacred thread, तो उन्होंने sacred यानी कि जनेऊ पहना। and began to value the importance of the purity and piety, तो purity और piety की इनको importance पता लगी। Birsa was deeply influenced by the many of the idea he came in touch with his grown up years, तो अपने ग्रोन अप ईयर्स में जो इसको आइडिया थी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था बिरसा को, ओके। हिज मूवमेंट वाज एम्ड एट रिफॉर्मिंग ट्राइबल सोसाइटी, तो उसका जो इस मूवमेंट का एम क्या बन गया था कि वो ट्राइबल सोसाइटी में रिफॉर्म लेके आएंगे। ही अर्ग द मुंडास टू गिव अप द ड्रिंकिंग लिक्वर, क्लीन देयर विलेजेस, स्टॉप बिलीविंग इन अ विचक्राफ्ट और अ सोक्रेसी, तो क्या जी ये अपने जो कम्युनिटी के लोगों को ये अल्कोहल पीने से मना करते हैं, साफ़ सफाई रखने के लिए बोलते हैं और ये विच क्राफ्ट वगैरह में इसमें बिलीव ना करने के लिए बोलते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट बिरसा ऑल्सो टर्न अगेंस्ट अ मिशनरी, तो फिर हमें ये भी याद रखना होगा कि ये टर्न हो गए थे, किसके अगेंस्ट टर्न हो गए थे, ये मिशनरी के अगेंस्ट और हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हो गए थे। He saw them as a outsider forces that was running the Munda way of life, तो ये ऐसा महसूस कर रहे थे कि मुंडा को कोई और बाहर से इस वे ऑफ लाइफ का उत्साह दे रहा है, ठीक है, उसको उसकी लाइफ चला रहा है। रूइनिंग यानी कि रूइन कर रहा है, बर्बाद कर रहा है ना।
And in 1895 बिरसा urged his follower to recover their glorious past। तो ये अपने जो फॉलोअर्स होते हैं बिरसा 1895 में अपने को उकसाते हैं कि आपने हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है उसको क्या करना है, हमने रिकवर करना है। ही टॉक्ड ऑफ द गोल्डन एज इन द पास्ट, तो वो गोल्डन एज की बात करते हैं और ये सतयुग की बात करते हैं जिसको एज ऑफ ट्रुथ भी बोला जाता है। जब मुंडाज एक अच्छी लाइफ जीते थे, कंस्ट्रक्टेड इम्बार्कमेंट कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और नेचुरल स्प्रिंग टैप्ड करते थे और ट्रीज प्लांट करते थे, ऑर्चर्ड्स होते थे उनके, और कल्टीवेशन करते थे और अपना लिवलीहुड लिविंग अर्न करते थे। दे डिड नॉट किल देयर ब्रेथर्न एंड रिलेटिव्स, तो अपने ये जो साथी हैं और रिलेटिव्स हैं उनको ये नहीं मारते थे। दे लिव्ड ऑनेस्टली, वो ऑनेस्टली लाइफ जीते थे। बिरसा ऑल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क ऑन देयर लैंड, तो वो बिरसा मुंडा उनको बोलते हैं कि आप दोबारा से अब क्या करना होगा, हमें अपनी लैंड पे वर्क करना होगा, सेटल होना होगा और कल्टीवेशन करनी होगी फील्ड के ऊपर। वट वरीड ब्रिटिशर ऑफिसर मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मुंडा, तो क्या जी बिरसा मुंडा की ये जो मूवमेंट है तो उस वजह से ये जो ब्रिटिशर हैं उनमें भी चिंता आ जाती है उनका पॉलिटिकल एम सुनकर जानकर। फॉर इट वांटेड टू ड्राइव आउट द मशीनरी, क्योंकि वो चाहते थे भेजना चाहते थे मशीनरीज को, मनी लैंडर्स को, हिंदू लैंडलॉर्ड्स को और गवर्नमेंट को, और वो मुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं बिरसा जो उसका हेड है। द मूवमेंट आइडेंटिफाई ऑल दीज द फोर्सेज एज अ कॉज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ मुंडा वर सफरिंग, तो ये सब कुछ ऐसा हो रहा था क्योंकि ये सब कुछ फेस कर रहे थे ये सब। The land policies of the British were destroying their traditional land system, जो ये ब्रिटिशर्स ने न्यू लॉ लेके आए थे उसकी वजह से क्या हुआ, ये बहुत से जो ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम है वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। हिंदू लैंडलॉर्ड्स मनी लैंडर्स वर टेकिंग ओवर देयर लैंड, हिंदूज हैं मनी लैंडर्स है वो उनके जो लैंड है वो ले रहे हैं, और मशीनरीज वर क्रिटिसाइज देयर ट्रेडिशनल कल्चर, और जो मिशनरीज हैं वो भी इनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए सबके खिलाफ हो जाते हैं। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिसर्स डिसाइडेड टू एक्ट, तो जब ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो तब ये एक्शन लेना शुरू करते हैं ब्रिटिशर। दे अरेस्ट बिरसा, तो उन्होंने बिरसा को 1895 में क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। कन्विंस्ड हिम ऑन द चार्ज ऑफ द राइटिंग एंड जेल्ड हिम फॉर 2 ईयर, तो इसलिए उन्होंने कन्विंस कर लिया और एक चार्ज पे कन्विक्ट साबित कर दिया, दोषी साबित कर दिया, उसको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। व्हेन बिरसा वाज रिलीज, जब वो 1897 में उनको रिलीज कर दिया जाता है, ही बिगन टूरिंग द विलेज टू गैदरिंग स्पोर्ट, तो वो विलेज में जाते हैं स्पोर्ट को पाने के लिए। ही यूज्ड ट्रेडिशनल सिंबल्स एंड लैंग्वेज और टू रोज पीपल, तो लोगों को उठाने के लिए अपने साथ लेने के लिए उन्होंने जो ट्रेडिशनल सिंबल्स थे और लैंग्वेज को यूज़ किया। अगेंग दैम टू डिस्ट्रॉय रावणा, तो रावणा यानी कि दिक्षु और यूरोपियन को बोला गया है, उनको भी हमने डिस्ट्रॉय करना है। एंड एस्टेब्लिश अ किंगडम अंडर द लीडरशिप, तो वो अपनी लीडरशिप के अंडर वो एक राज्य स्थापित करेंगे। बिरसा's फॉलोअर बिगन अ टारगेटिंग द सिंबल ऑफ धिक्कू, तो ये जो बिरसा मुंडा है वो धिक्कू के जो सिंबल्स हैं यानी कि विदेशियों के जो सिंबल है उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और यूरोपियन पावर को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन हो गए, चर्चेज हो गए और इनके ऊपर अटैक किए, और जो प्रॉपर्टी वाले हैं जैसे कि जी मनी लैंडर्स हैं, जिम्मेदार हैं, इनके प्रॉपर्टी के ऊपर भी इन्होंने रेड डाली। दे रेज द वाइट फ्लैग एज अ सिंबल ऑफ द बिरसा राज, तो वो क्या करते थे, वो बिरसा मुंडा अपना जो फ्लैग है वो उसका वाइट कलर था, वो उसको एज अ सिंबल यूज़ करते थे। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ द क्लोरा, तो 1900 में उसकी डेथ हो जाती है क्लोरा की वजह से। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, तो ये मूवमेंट भी फेड होती जाती है। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन अ लास्ट 2 फेज, तो फिर भी इस जो मूवमेंट है इसका लास्ट 2 फेज में इसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। फर्स्ट क्या है, इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉज, तो ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए
लिए फोर्स करती है, सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल कुड नॉट बी इजीली टेकन बाय द धिक्कुज, तो ताकि भी ये जो धिक्कुज इनकी लैंड ले लेते हैं इसको इजीली ना लिया जा सके। सेकंड क्या था, इट शोज वंस अगेन दैट द ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द injustice and express their anger against the colonial rule। तो क्या जी ये भी दोबारा से इनको शो हो गया जो ये ट्राइबल पीपल हैं उनमें भी प्रोटेस्ट करने की कैपेसिटी है इनजस्टिस और अनजस्टिस के अगेंस्ट, यानी कि अगर जब अन्याय हो रहा होगा तो ये भी बोलेंगे, ये इन्होंने भी अपना अगेंस्ट ब्रिटिशर के अगेंस्ट अपना गुस्सा दिखाया। दे डिड दिस इन देयर ऑन स्पेसिफिक वे इन्वेंटिंग देयर ऑन रिचुअल्स एंड सिम्बल्स ऑफ द स्ट्रगल। तो इसीलिए उन्होंने अपने अलग जो ट्राइबल्स थे उन्होंने अपने अलग सिंबल अलग रिचुअल्स वो परफॉर्म करना इन्वेंट करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो आज ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 द ट्राइबल्स दिक्कूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।